हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी का चैप्टर या यूनिट थर्ड और फोर्थ करेंगे। इससे पहले वन और टू की कर चुके हैं ना। तो आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो चैप्टर थ्री जो है आपका, जो यूनिट थ्री है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो उसमें भूकंप पहला टॉपिक है। भूकंप भूकंप का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का कंपन ही भूकंप होता है। पृथ्वी जब जो हिलता है या फिर कंपन करता है उसी को भूकंप बोलते हैं। इसके क्या क्या नुकसान है वो भी हम लोग, प्रभाव क्या पड़ता है इसका पृथ्वी पर, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। पहले इतना हम लोग जान लेते हैं कि भूकंप का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का कंपन। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि भूकंप का उद्गम केंद्र, वह स्थान जहाँ ऊर्जा निकलती है, उसको भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस कहलाता है। इसे अपकेंद्र या हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। इसमें क्या, ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, इसमें जो ऊर्जा है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशाओं से जो है पृथ्वी सतह तक पहुंचता है। उसमें आपका पी तरंगे भी होता है, उसमें एस तरंगे होता है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पी तरंगे और एस तरंगे जो है वो आपका जो इसमें होता है। तो जब ये आपका जो चलता है ये तरंगे, पहले एक सेकेंड, भूतल पर उद्गम के समीपतम होता है, अधिकेंद्र कहलाता है। इसमें सबसे पहले तरंगे का महसूस किया जाता है ना, कहाँ पे? अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगे को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर होता है। तो चलिए ये हो गया आपका क्या होता है ना, अधिकेंद्र। एपिसेंटर क्या होता है? तो भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है, एपिसेंटर कहलाता है ना। जहाँ पे भी कंपन मान लीजिए महसूस किया पहले कि हाँ यहाँ पे इसका जो है फोर्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? एपिसेंटर बोलेंगे। वैसे तो तरंगे यहाँ भी आ रहा है ना, लेकिन जो मेन पॉइंट है जहाँ पे जो आपका आ रहा है, यहाँ पे पी तरंगे सबसे पहले टकराती है, उसी को एपिसेंटर बोलेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि इसमें जो क्या क्या तरंगे होते हैं। भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार के होते हैं, एक तो पी तरंगे हो गया, एक एस तरंगे हो गया। पी तरंगे थोड़ा जो है स्ट्रॉन्ग होता है और एस तरंगे थोड़ा सा जो है आपका कमज़ोर होता है ना, थोड़ा वीक होता है वो। देख लेते हैं। तो तरंगे पी और एस होता है ना, तो पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। तो पी तरंगे जो ये धरातल पर सबसे पहले कौन तरंगे पहुंचती है? पी तरंगे। पी तरंगे धरातल पर क्यों पहले पहुंचती है? क्योंकि पी तरंगे जो है वो आपका ठोस, द्रव और गैस, वो तीनों में चल सकती हैं जो पी तरंगे हैं। लेकिन वहीं पे जो एस तरंगे हैं वो वीक इसलिए होता है क्योंकि वो जो सिर्फ ठोस में ही जो है वो आपका चलता है, ठोस में ही। इसलिए आपको याद रखना है कि पी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है और एस तरंगे सबसे बाद में पहुंचती है। पी तरंगे जो है आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों में जो है वो चलता है, जबकि एस तरंगे वो आपका सिर्फ ठोस के माध्यम से ही चलता है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए लिखा भी हुआ होगा कि पी तरंगे ध्वनि तरंगे जैसी ही होती है। ये गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। और वहीं पे एस तरंगे जो है धरातल पर कुछ समय बाद जो है पहुंचती है, ये द्वितीयक तरंग कहलाती है। यहाँ पी जो है पहले प्राथमिक तरंग कहलाता है और ये जो है द्वितीयक तरंग कहलाता है। एस तरंग के विषय के में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलता है। और क्या, एस सिर्फ ठोस पदार्थ के माध्यम से चलता है, जबकि पी आपका ठोस, तरल और गैस तीनों में चल सकता है। चलिए ये आप देख लिए हैं, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट था, है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना, पृथ्वी के पे जो भूकंप का प्रभाव क्या पड़ता है, ये हम लोग थोड़ा अब देख लेते हैं कि पृथ्वी पर जो भूकंप आता है उसका क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया, तो भूमि का हिलना ये भी प्रभाव है, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन हो गया, मृदा द्रवण हो गया, धरातल का एक तरफ झुकना हो सकता है, हिमस्खलन हो सकता है, आपका धरातलीय विस्थापन हो सकता है ना। आपका बांध और तटबंध के टूटने से बाढ़ आ सकता है, आग लग सकता है, इमारतों का टूटना हो सकता है, ढांचों का ध्वस्त हो सकता है ना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी भी एक प्रकार का भूकंप का ही जो है आपका प्रभाव है। जब जो भूकंप है वो आपका समुद्र के आसपास आएगा तब सुनामी आएगा। चलिए इसका अभ्यास क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना।
चलिए क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट जो आपको हम बताए वो पॉइंट्स था जो कि आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? ऑप्शन ए है भूकंपीय तरंग, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी और ऑप्शन डी है पृथ्वी का चुंबकत्व। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? भूगर्भ की जानकारी कौन देगा? तो ज्वालामुखी देगा, क्योंकि ज्वालामुखी से ही तो जो भी लावा निकलता है उसी से तो पता चलता है कि हाँ इसमें क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या इसमें अवेलेबल है, कौन कौन से पदार्थ। तो ज्वालामुखी जो है वो आपका भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष प्रमाण है या साधन है। कौन सा? ज्वालामुखी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? ऑप्शन ए है सील्ड, ऑप्शन बी है मिश्र, प्रवाह और कुंड। तो ये प्रवाह जो ज्वालामुखी का उद्गार परिणाम है, कौन सा? आपका दक्कन का ट्रैप, प्रवाह, याद रखना है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? स्थल मंडल को कौन वर्णित करता है? ऑप्शन ए है ऊपरी व निचले मेंटल, ऑप्शन बी है भूपटल व क्रोड, ऑप्शन सी है भूपटल व ऊपरी मेंटल, मेंटल और क्रोड। तो आपका राइट आंसर है आपका भूपटल, ऑप्शन सी भूपटल व ऊपरी जो मेंटल है वो आपका जो है आपका स्थल मंडल को वर्णित करता है। कौन सा? भूपटल व ऊपरी मेंटल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि आपका निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचित व फैलाव लाती है। निम्न में से भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है, कौन सी तरंगे? ऑप्शन ए है पी तरंगे, एस तरंगे, धरातलीय तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पी तरंगे इज द राइट आंसर। पी तरंगे ही आप जानते हैं स्ट्रांग होता है, वो आपका चट्टानों में जो संकुचन व फैलाव कौन लाता है? तो पी तरंगे ही लाता है, क्योंकि ये ठोस जो है उसमें ज़्यादा फोर्स लगाता है। पी तरंगे स्ट्रांग होता है, ये आपको जो है भूकंप की तरंगे जो है चट्टानों में संकुचन व फैलाव कौन लाता है? तो पी तरंगे लाता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर देख लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है कि महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। इम्पोर्टेंट है, आपको हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट देख लीजिए कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। मतलब पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप है ना, महाद्वीप और आपका जो है लगभग 71% भाग जो है उस पर आपका कौन सा है? तो महासागर जो है आपका फैला हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट था, आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। चलिए अब देख लेते हैं महाद्वीपीय प्रवाह, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये अब इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम देख लेते हैं कि जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर, याद रखना है कि जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में प्रस्तावित किया था, है ना। तो जर्मन कहाँ का था? जर्मनी का था, है ना। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर, आपको याद रखना है, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को दिया था। कब? 1912 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या कहता है कि उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कह रहा है कि इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे, है ना। इसके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार कहता है कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। वेनेगर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे। किसके अनुसार? वेनेगर के अनुसार ही जो है आज के जितने भी महाद्वीप है वो सब इसी अति के भाग थे, है ना। तथा एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्हें सबसे बड़े महाद्वीप, इस जो बड़ा महाद्वीप जो था अकेला, उसको पेंजिया का नाम दिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। और पेंजिया का नाम दिया। पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। पेंजिया का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैंथालासा कहा गया, है ना। विशाल महासागर को पैंथालासा कहा गया, जिसका अर्थ है जल ही जल। पैंथालासा का अर्थ है जल ही जल और पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी।
वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले यह महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, है ना, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, उत्तरी में जो टूटा, ये जो आपका महाद्वीप टूटा, तो उत्तरी महाद्वीप को लॉरेशिया और दक्षिणी को गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया, है ना। उत्तरी को लॉरेशिया और दक्षिणी को गोंडवाना लैंड, ठीक है, याद रखना है। उत्तरी को लॉरेशिया और दक्षिणी को गोंडवाना लैंड कहा गया। भूखंडों के रूप में विभक्त हो गया, दो जो है भूखंड में विभक्त हुआ, उत्तरी को लॉरेशिया और दक्षिणी को गोंडवाना लैंड कहा गया। चलिए अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये हो गया आपका, आपको याद रखना जो पॉइंट आपको हम बताए थे। प्रवाह संबंधी बल, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, कौन सा फोर्स होता है ड्रिफ्टिंग के लिए? तो देखिए, पहला है पोलर या ध्रुवीय फीलिंग बल, है ना, पोलर या ध्रुवीय फीलिंग बल, पोलर फीलिंग फोर्स। दूसरा है ज्वारीय बल। दो टाइप का जो है प्रवाह संबंधी बल होते हैं जो कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को जो है सपोर्ट करता है। पहला हो गया आपका पोलर या ध्रुवीय फीलिंग बल और दूसरा है ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। चलिए ये हो गया। इसका संवहन का सिद्धांत था लेकिन इसको मान्यता नहीं मिला, है ना। चलिए, कहता है कि 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रवाह और की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियोएक्टिव तत्वों के उत्पन्न ताप विभिन्नता से मेंटल भाग से उत्पन्न होती है, लेकिन इसका जो सिद्धांत को नकार दिया गया। देखिए यहाँ पे सीधा लिखा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को इसका जो है नकार दिया गया था। अभी तक उसी का जो है चल रहा है, वेनेगर का ही। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं, हाँ, कि प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि रिंग ऑफ फायर क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है ना, सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर के किनारों में जो सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है ना। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में भी पूछ सकता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। या फिर प्रशांत महासागर के किनारों के सक्रिय ज्वालामुखी को क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो रिंग ऑफ फायर आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका देख लिए हैं। अब देखते हैं कि भारतीय प्लेट्स का संचलन, मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट्स कैसे होता है। तो देख लेते हैं हम लोग का जो कैसे हुआ था, है ना। तो भारत एक बृहद द्वीप था। पहले जो था भारत एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल सागर में स्थित था जिसको कि तेथित सागर कहते थे, है ना। पहले ये जब भी इंडिया जहाँ पे अभी स्थित है वहाँ पे स्थित पहले नहीं था, और जो उससे पहले बहुत दूर था उसको क्या बोलते हैं? तेथित सागर के पास था, विशाल महासागर में स्थित था जिसको कि तेथित सागर कहते हैं। इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था, है ना, एशिया महाद्वीप से अलग करता था तेथित सागर। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ साल वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ, अभी वेनेगर के अनुसार जब पेंजिया विभक्त हुआ, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले एशिया से जब टकराया भारत, तो परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत बना, है ना, हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। और देख लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और वह यूरेशियन, जो भारतीय उपमहाद्वीप है वह यूरेशियन प्लेट की स्थिति को भी दर्शाता है। चलिए ये देख लिए हम लोग। अब ये देख लेते हैं, इन दोनों प्रमुख प्लेटों को तेथित सागर अलग करता था, है ना। इन दोनों प्लेट को कौन अलग करता था? तो तेथित सागर अलग करता था। किसको? भारतीय महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को, है ना। भारत के जो है भारतीय द्वीप को और एशिया महाद्वीप को जो अलग कौन करता था? तेथित सागर। ये आपको याद रखना है, तेथित सागर किसको अलग करता था? भारतीय द्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करता था तेथिस सागर। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की?
ऑप्शन ए है अल्फ्रेड वेगनर, या फिर बी है अब्राहम आर्टिलियस, ऑप्शन सी है एंटोनियो पेलिग्रिनी, ऑप्शन डी है एडमंड हैस। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है अब्राहम आर्टिलियस। जो है ये आपका जो है यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ होने की संभावना व्यक्त कौन करता है? तो अब्राहम ऑर्टेलियस है ना, अब्राहम ऑर्टेलियस याद रखना है। ऑप्शन क्वेश्चन 2 है कि पोलर फीलिंग बर्ड फोर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, या फिर ज्वारीय बल। तो अभी आप हमको पढ़ेंगे कि फीलिंग किसका है? पृथ्वी का घूर्णन का जो है वो जो है वर्णन करता है ना, संबंधित किसका है? पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है। क्वेश्चन 3 है इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? लघु प्लेट नहीं है मतलब क्या? कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो ऑप्शन ए है नक्शा, ऑप्शन बी है फिलीपीन, ऑप्शन ग है अरब, और ऑप्शन डी है अंटार्कटिक। तो नज़का आपका जो है माइनर प्लेट या छोटा प्लेट है, ये भी है, अरब भी है और फिलीपीन भी है। अंटार्कटिक जो है ये नहीं है, ये जो है लघु नहीं, ये बृहद है ना, बृहद प्लेट है, बहुत बड़ा प्लेट होता है। तो अंटार्कटिक इसका राइट आंसर होगा कौन सा? अंटार्कटिक, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेंस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, ये तो किया इसका है ना, इस पर महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियों का होना, ये भी बोला था। विभिन्न महाद्वीपों के में जीवाश्म का वितरण, ये नहीं बोला था। महासागरीय तट की चट्टानों की आयु, ये भी बताया था है ना। तो ये जो है सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अवधारणा विचार नहीं किया था तो सी, महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण ये आपका नहीं किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण। देखिए पर्वत हिमालय जो है उसके साथ भारतीय प्लेट की सीमा क्या है? तो अपसारी सीमा, रूपांतरण सीमा, महाद्वीप अभिसरण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, महाद्वीप अभिसरण। अभिसरण जो जब यहाँ पे था, आपका एशिया का जो प्लेट था और आपका इंडिया का जो प्लेट था, इंडियन प्लेट, ये मूव करके किससे टकराया? तो ये आपका महाद्वीप से ही तो टकराया। तो जब महाद्वीप से टकराया तो ये क्या महाद्वीपीय अभिसरण हुआ है ना। इसके बीच में था क्या? ये आपके बीच में था आपका तेथिस सागर। चलिए ये आपका खत्म हो गया है ना। आपका भूगोल का यूनिट 1, 2 का पहले वीडियो बना चुके हैं, यूनिट 3 और 4 का इस बार वीडियो बना चुके हैं। अब नेक्स्ट में अगला चैप्टर 5th और 6th होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।